Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of March 2022. 17 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दो कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। 1000 लाइक्स का टारगेट हम डेली करते हैं और आप लोग ही हैं जो कि वो टारगेट पूरा करने में मदद कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि इफ़ यू वांट अस टू हेल्प इन दैट टारगेट ऑफ 1000 लाइक्स, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। शुरू करिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को, है ना। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। प्रीलिम्स के लिए सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे हम ये सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, इन द गुप्ता एम्पायर परम भट्टकारा वॉज अ। तो इनमें से क्या था परम भट्टकारा, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। ए, काउंसिल ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, इंचार्ज ऑफ ग्रेनरीज, या टाइटल अडॉप्टेड बाय गुप्ता किंग्स। तो परम भट्टकार इनमें से कौन थे आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, अमंग दम वेल्लन वगई वॉज अ लैंड। इसमें वेल्लन वगई होता है, बताना है कि कौन से तरीके का लैंड था। ऑप्शंस आर ए, गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, donated to Jain institutions, belonging to non-Brahman peasant proprietors, left for fallow cultivation। तो वेलन वगई इनमें से कौन से टाइप का लैंड था आपको बताना है। तीसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वॉज द प्रोफेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से कौन सी प्रोफेशन में ये मेमोराइज किया जाता था, क्रॉनिकल्स को, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को याद किया जाता था, या एपिक टेल्स बताई जाती थी, आपको बताना है। ऑप्शंस आर ए, श्रामणा, बी, परिव्राजका, सी, अग्रहारिका, या डी, मागधा। ठीक है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन थे जो कि इनको रिमेंबर करते थे, याद करते थे हिस्ट्रीज को, क्रॉनिकल्स को एंड एपिक टेल्स को। दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज़ डू ट्राई टू आंसर करने की कोशिश करिए। पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, हिस्ट्री के हैं, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। तो आपने एनसीईआरटी कैसी पढ़ी है वो पता चलेगा इससे। एंड लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जेन्युइन आपको बताना है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आंसर बता दूँ। पहला सवाल मैंने पूछा था कि परम भट्टकारा कौन थे। तो एक्चुअली में गुप्ता किंग्स ने बहुत सारे टाइटल्स लिए थे, जिनमें से एक आपका ये परम भट्टकारा था। ठीक है ना, तो ये परम भट्टकारा वाज द टाइटल विच वाज एक्सेप्टेड देयर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, है ना। तो ये एक पहला हो गया। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, वेलन वगई इनमें से कौन से तरीके का लैंड था। तो ये एक्चुअली लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स। ठीक है ना, तो लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, एक्चुअली दैट वाज द वेलन वगई। इसके अलावा इसके अलावा कुछ और थे, जैसे एक जो ब्राह्मणों को दिया जाता था गिफ्ट के रूप में, वो था ब्रह्मदेय। उसे क्या बोलते थे, ब्रह्मदेय। तो इसके अलावा ये भी लिख लीजिए अपने नोट्स में। तो वेलन वगई क्या था, नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स का लैंड। देन एक जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था गिफ्ट के रूप में, वो था ब्रह्मदेय। देन इसके अलावा स्कूल के लिए जो लैंड था उसको बोलते थे शाला भोग। शाला भोग वॉज द लैंड फॉर द स्कूल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और देवदान वॉज द लैंड गिवन टू द टेम्पल्स के लिए जो लैंड दिया जाता था वो देवदान बोलते थे उसको। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसके अलावा जैन इंस्टीट्यूशंस को जो लैंड दिया जाता था उसको पल्ली छंदम बोलते थे, याद रखिएगा। द लैंड गिवन टू द जैन इंस्टीट्यूशंस वॉज पल्ली छंदम, याद रखेगा। दैट वाज द लैंड गिवन टू द जैन इंस्टीट्यूशन, पल्ली छंदम। तो ये मैंने आपको सारे तरीके के लैंड बता दिए कौन कौन से थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देन इसके अलावा तीसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि इसमें से कौन थे जो कि याद करते थे क्रॉनिकल्स को, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को, एपिक टेल्स को। तो ये मागधा, क्या बोलते थे इनको, मागधा बोलते थे। यूपीएससी ने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक है ना, तो मागधा वाज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, है ना। तो मागधा वर द पीपल हु यूज्ड टू रिमेंबर द क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं, आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाउ कैन सर्कुलर इकोनॉमी हेल्प इंडिया टू अचीव द एम ऑफ क्लाइमेट एज वेल एज इकोनॉमिक्स। तो सर्कुलर इकोनॉमी से किस तरीके से इंडिया दोनों क्लाइमेट के और इकोनॉमिक्स के एम्स को पूरा कर लेगी। मतलब कि जो क्लाइमेट में हमारे एम्स हैं वो हम कैसे पूरा करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से, और जो इकोनॉमी में हमारे एम्स हैं वो हम कैसे पूरा करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से। कुल मिलाकर के सर्कुलर इकोनॉमी आपको बतानी है 4 लाइनों में क्या है।
फिर सर्कुलर इकोनॉमी किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट के लिए अच्छी हो सकती है। देन फिर सर्कुलर इकोनॉमी किस तरीके से हमारी इकोनॉमी और फाइनेंसिस के लिए अच्छी हो सकती है, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड टर्म से बता दिया कि क्या करना है। अब आप इसको लिख करके मुझे आंसर दिखाइए। आगे कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं जो कल के न्यूज़पेपर के, आज के न्यूज़पेपर के अलावा कुछ और जगहों पे आई है, यानी कि हो सकता है इंडियन एक्सप्रेस में आई हो या कहीं और। तो सबसे पहले ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइसेस 2022 क्या है, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइसेस 2022 की हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये पॉलिसी क्या करेगी, सीधे मैं पॉलिसी पे आता हूँ। ये ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी है फॉर मेडिकल डिवाइसेस और 2022 की, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहला है इट will incentivize the core technology projects and export through tax refunds and debates। जो हमारे आपके मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके लिए नई कोर टेक्नोलॉजीज़ लाएंगे, प्लस इसमें एक्सपोर्ट जो है उसको प्रमोट किया जाएगा बाय टैक्स रिफंड्स एंड रिबेट। कुछ रिबेट दिया जाएगा, टैक्स रिफंड दिए जाएंगे, इसके माध्यम से इस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा है इट विल अडॉप्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड ड्राइव एफिशिएंसी। यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साझा में चल के क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर को घटाने की कोशिश करेंगे और पूरे सिस्टम में ओवरऑल एफिशिएंसी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तीसरा है इट विल क्रिएट अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर लाइसेंसिंग द मेडिकल डिवाइसेस। यानी कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको 10 अलग अलग जगह नहीं जाना है, आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और उसी के थ्रू आपको क्लियरेंस दिया जाएगा। चौथा इट विल आइडेंटिफाई क्रिटिकल सप्लायर्स एंड प्रमोट लोकल सोर्सिंग। तो जो क्रिटिकल सप्लायर्स हैं, मतलब कि जो मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड या हेल्थ केयर से रिलेटेड क्रिटिकल सप्लाईज को देते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और लोकल सोर्सिंग पे, यानी कि अपने जो लोकल सोर्सिंग है उसको प्रमोट किया जाएगा, मतलब वोकल फॉर लोकल वाली बात, वही वाली बात है। इट विल इनकरेज क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई एक इंडस्ट्री मोनोलिथ में तो काम करती नहीं है, उसके साथ उसका डिपेंडेंस दूसरी इंडस्ट्रीज़ में होता है, तो उन सारी इंडस्ट्रीज़ के क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को प्रमोट कर रही है पॉलिसी। That it will increase the share of medical technology companies in research and development to around 50%। यानी कि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनका R&D में जो पार्टनरशिप, मतलब कि R&D में जो शेयर है वो लगभग 50% तक इंक्रीज करने की बात की गई है इस पॉलिसी में। इसके अलावा एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाएगा फॉर इंकरेजिंग जॉइंट रिसर्च इन्वॉल्विंग एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स, रेप्यूटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड स्टार्टअप्स। तो बेसिकली एक डेडिकेटेड फंड बनाया जा रहा है, किस कारण से, ताकि जॉइंट रिसर्च की जा सके जिसमें कि आपके इंडस्ट्री के प्लेयर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, रेप्यूटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी रहेंगे और स्टार्टअप्स भी रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा NPPA जो कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और एडिक्वेट मैन पावर दिया जाएगा सुटेबल एक्सपर्टाइज का, ताकि ज़्यादा इफेक्टिव प्राइस रेगुलेशन हो सके। ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है ये प्राइसिंग और ये सारी चीज़ें देखती है, फार्मास्यूटिकल्स के एसेंशियल मेडिसिन के क्या प्राइजेस होने चाहिए, उनके ऊपर क्या कैपिंग लगी है, उसके अकॉर्डिंग सेट करती है। तो इसमें एक्सपर्ट लोगों को लाया जाएगा ताकि और अच्छे से एडिक्वेटली अपना काम ये कर सके, ठीक है ना। क्यों ये ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया का जो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर है उसको बहुत पुराने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत ही देखा जा रहा है, ठीक है ना। और अब जो आजकल जो इंडस्ट्री की डिमांड है और ये सब चीज़ें हैं वो अलग अलग चल रही हैं, तो पॉलिसी का जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए हमको ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है। प्लस R&D और इन सब के लिए कोई क्लियर कट हमारे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है, क्लियर कट पॉलिसी नहीं है किस तरीके से हमको बनाना है ना। हमारे आज भी R&D इतना पुअर है, तो ये सारी चीज़ें हमको करने के लिए भी एक पॉलिसी की ज़रूरत है। देन इंपोर्ट डिपेंडेंस हमको ख़त्म करनी है, मतलब कि अभी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंस है, 80% तक इंपोर्ट डिपेंडेंस है, उसको घटा करके 30% पे लाना है अगले 10 सालों के अंतर्गत, ठीक है ना। और एक जो मेडिकल डिवाइसेज और हेल्थ केयर का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, 2047 तक यानी 2047 तक हमको टॉप 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स में आना है। वी हैव टू बिकम अंडर टॉप 5, मतलब वन ऑफ द टॉप 5 जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स होंगे मेडिकल डिवाइसेस के, बाय 2047 वी वांट टू कम अंडर दैट, ठीक है ना। तो दीज आर द एम्स व्हाई वी नीड दिस पॉलिसी। व्हाट इज दिस पॉलिसी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट
है सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। क्या है इसका? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेसिकली इसका फुल फॉर्म। और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है इट अकाउंट्स फॉर नियरली 11% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इंडिया का जो डिफेंस इंपोर्ट है वो लगभग वर्ल्ड का 11% है, ठीक है ना। 11% ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट। तो इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है ओवरऑल। वैसे इंडिया का ओवरऑल इंपोर्ट वैसे डिक्रीज हुआ है, बट इट इज़ स्टिल वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, ठीक है ना। तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, आपको याद रखना है। अच्छा, सिप्री के बारे में आपको पता है क्या किसी को? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में? इफ़ एनी वन नोज अबाउट दैट देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। सिप्री के बारे में आप जो भी फैक्ट्स बता सकते हैं डू टेल मी अंडर दैट, है ना। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ईयर बुक भी निकालता है जिसमें वो असेस करता है कितने वॉर हेड्स किस कंट्री के पास है ना। ये सारी चीज़ें ये असेस भी करता है, ठीक है। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में यही सारी चीज़ें कि जो हमारी डिपेंडेंस है रशिया से, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे लेकिन हमारी डिपेंडेंस थोड़ा सा घटी है ना। इन सालों में थोड़ा सा हमारा जो 2012 से 16 के बीच में और 17 से 21 के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंस है रशिया के से ऊपर वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। ओवरऑल रशिया हमारा लार्जेस्ट सप्लायर ज़रूर है लेकिन फिर भी हमारा डिपेंडेंस उस पर घटा है, क्योंकि हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि हमारी अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। अमेरिका पे हमारी ज़्यादा बढ़ गई थी ना अभी डिपेंडेंस एंड ऑल। तो इस कारण से हमारा जो बेसिकली कहना चाहिए डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक। इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ और कोई पॉइंट ऐसा खास तो नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको जानने ज़रूरी था। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, सिप्री और अच्छा, इंडिया पता है आपको इंडिया ने पहला न्यूक्लियर डिवाइस कब टेस्ट किया था? इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस 1974 में टेस्ट किया था, है ना, याद रखिएगा। 1974 में पोखरण 1 इसको बोलते हैं। और इसमें इंडिया की एक पॉलिसी है न्यूक्लियर में जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, वो भी याद रखिएगा। इंडिया की पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स आप सिप्री के बारे में भी लिख लीजिए प्रीलिम्स, ताकि आपको कभी अगर पूछ ले सपोज करो। तो फुल फॉर्म तो आपको पता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे लोकेटेड है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन में लोकेटेड है। स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन में, है ना। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 को। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1966 को। और ये अपने आप को डेडिकेटेड रखता है रिसर्च में, जो कि कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, इन सबसे रिलेटेड है, याद रखिएगा। ईयर बुक पब्लिश करता है जिसमें वॉर हेड्स और इसके बारे में बताता है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। आगे मूव करते, तीसरा जो न्यूज़ है वो है हीट वेव्स के रिगार्डिंग। तो हीट वेव्स जो नॉर्मल मैं आपको बताता हूँ हीट वेव्स कैसे डिफाइन होता है। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड रेट हो जाए तो देखो दो तरीके से इसमें होता है। एक होता है नॉर्मल प्लेन एरियाज़ का और एक होता है हिली एरियाज़ का। अब हिली एरियाज़ में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर और नॉर्मल एरियाज़ में, प्लेन एरियाज़ में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से +5 या 6 डिग्री चला जाए, मतलब प्लेन एरियाज़ में भी +5-6 डिग्री 40 से, और हिली एरियाज़ में 30 से +5-6 चला जाए तो वो कहलाता है हीट वेव। याद रखिएगा, सिंपल सा आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। दो तरीके के एरिया हो गए, एक हो गया प्लेन एरिया, एक हो गया आपका हिली एरियाज़। हिली एरियाज़ में अगर 30 डिग्री से +5-6 चला गया तो हीट वेव्स, और प्लेन एरियाज़ में 40 से +5-6 चला गया तो हीट वेव्स। वहीं अगर 7 डिग्री तक चला गया तो सीवियर हीट वेव्स, यहाँ पे भी 7 तक चला गया तो सीवियर हीट वेव्स, ठीक है ना। ये सिंपल सा याद रखना। अब एक यहाँ पे एक नई चीज़ याद रखिएगा कि ऊपर की जो हवा होती है ना, इसमें क्या होता है, जब हीट वेव होता है ना इसमें, तो ऊपर की हवा क्या करती है, नीचे की हवा को ट्रैप कर लेती है। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो किस तरीके से काम चलता है। हीट वेव्स जनरली आर द रिजल्ट ऑफ ट्रैप्ड एयर। देखो यहाँ हीट वेव्स क्या है, दे आर रिजल्ट ऑफ ट्रैप्ड एयर ओनली। तो ये आपको पहली चीज़ तो याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट वेव्स में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऊपर, हाई प्रेशर, एंड वो क्या करता है, नीचे क्या करता है, नीचे की जो वार्म एयर है उसको राइज नहीं होने देता है, उसको दबा करके रखता है। तो इस कारण से वो जो गर्म एयर रहती है वो नीचे ट्रैप्ड रहती है और हीट वेव्स क्रिएट करती है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना है। भगवंत मान हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द 17th पंजाब चीफ मिनिस्टर। तो याद रखिएगा पंजाब के 17वें चीफ मिनिस्टर हैं आपके भगवंत मान, है ना। तो दैट इज़ द थिंग, आम आदमी पार्टी से ये थे। एंड इसके अलावा अभी गोवा के जो सीएम है उनका डिसीजन नहीं हुआ है, तो दैट इज़ द थिंग विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखते कौन है। और
आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। नीचे से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, कुछ बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आइटम। तो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बाहर हो गया ना, एथलेटिको मैड्रिड ने कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो। यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन और बेसिकली उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल हो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ऐसा गडकरी जी ने बताया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन की। देखो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोजन उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है। उसका इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हो। ग्रीन हाइड्रोजन केवल ऐसा सोर्स है जहां पे आप इलेक्ट्रोलिसिस तो करते हो, बट इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो आपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज करके प्रोड्यूस की होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस जो आप कर रहे हो यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो, जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से आए तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। सिंपल सा बात, इसको याद रखेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली पॉलिसी लेकर के आई थी गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, जिसमें 25 सालों का फ्री पावर ट्रांसमिशन उन्होंने कहा है। इसके अलावा बेसिकली एनर्जी प्लांट्स सेटअप करने की बात की टू सप्लाई पावर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बिफोर जुलाई 2025, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर जो रहेगा इट विल बी एबल टू सेटअप अ सोलर प्लांट इन बेसिकली टू सप्लाई दैट ओनली, है ना। तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर है उनको सोलर प्लांट की को सेटअप करने की परमिशन भी दी जाएगी, है ना। और उनके बहुत सारे चार्जेस जो है वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे, जैसे जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस हैं वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ के अंदर मेंशन थी, है ना, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सिंगल पोर्टल फॉर क्लियरेंसेज, ये भी उन्होंने कहा था पॉलिसी के अंदर कि सिंगल पोर्टल फॉर क्लियरेंस हम देंगे, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। एंड इसके अलावा पॉलिसी के अंतर्गत पोर्ट अथॉरिटीज़ विल ऑल्सो प्रोवाइड लैंड एट एप्लीकेबल चार्जेस, बहुत कम चार्जेस में, एप्लीकेबल चार्जेस में लैंड प्रोवाइड किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रमोट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 तरीके की हाइड्रोजन होती है। एक होती है ब्लू हाइड्रोजन। देखो क्या होता है ब्लू हाइड्रोजन का मतलब है कि जब नेचुरल गैस को स्प्लिट किया जाए इनटू हाइड्रोजन एंड CO2। नेचुरल गैस मतलब कि आपका मीथेन CH4 हो गया, और उसको आप जब मतलब नेचुरल गैस को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन पे बाय स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, एक मेथड होता है, टेक्नोलॉजी होती है, जिसको बोलते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। इसको इसका नाम याद रखिए, SMR बोलते हैं, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग। ये दो मेथड्स के नाम आप लोग याद कर लो, रट लो इसको, ठीक है ना, रट लो बिल्कुल। SMR और ATR। SMR क्या है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, और ATR क्या है, ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग। इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके क्या किया जाता है, ब्लू हाइड्रोजन बनाई जाती है। नेचुरल गैस को स्प्लिट किया जाता है, नेचुरल गैस को स्प्लिट किया जाता है, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि CO2 बन रही है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या बन रही है, CO2 बन रही है। तो इस CO2 को कैप्चर और स्टोर कर लिया जाता है, CUUS, कैप्चर एंड स्टोर किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, कैप्चर एंड स्टोर किया जाता है। तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू हाइड्रोजन। मतलब CO2 बन तो रही है लेकिन वो कैप्चर और स्टोर कर दी जाती है। अगर ये कैप्चर और स्टोर ना किया जाए, जिसको CCUS, सॉरी मैं बोल रहा था इसको CCUS, कार्बन कैप्चर यूसेज एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर यूसेज एंड स्टोरेज। तो अगर ये कार्बन कैप्चर यूसेज और स्टोरेज ना किया जाए तो ये कहलाएगी ग्रे हाइड्रोजन। बाकी सब प्रोसेस सेम है, वैसे ही प्रोड्यूस हो रही है, SMR ATR के थ्रू ही प्रोसेस हो रही है, और नेचुरल गैस को स्प्लिट करके ही बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कैप्चर नहीं होती और इसको रिलीज कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अगर स्टोर किया जा रहा है तो ब्लू हाइड्रोजन, स्टोर नहीं किया जा रहा है और यूज़ नहीं किया जा रहा है तो वो ग्रे हाइड्रोजन बन गया। पिंक हाइड्रोजन में क्या होता है, पिंक हाइड्रोजन में क्या होता है कि बेसिकली पिंक हाइड्रोजन इज मेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस बट यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। जब जैसे अभी हमने वो ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ी थी ना, ग्रीन हाइड्रोजन में क्या हो रहा था कि वो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हो रही थी, और ये इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से होती है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर सोर्सेज से आती है। वहाँ पर हमने देखा था कि रिन्यूएबल सोर्स से आनी चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर सोर्स से आती है पिंक हाइड्रोजन में, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रशिया को कहा है कि भैया इन्वेजन अपना बंद कर दो, है ना, इन्वेजन अपना बंद कर दो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल ऑर्गन है UN का। 1945 में मतलब एक चार्टर लाया गया था, जिसके अंतर्गत UN का चार्टर आया था, और ये 1946 के काम करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है ना।
पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड्स में इसका सीट है बेसिकली, एंड इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड इट इज़ द ओनली ऑर्गन विच इज़ नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ना लोकेट होने वाला ये एकमात्र ऑर्गन है यूएन का, ठीक है ना। इसका रोल है बेसिकली टू इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग लीगल डिस्प्यूट्स जो स्टेट्स के ऊपर आते हैं, जैसे इसमें रशिया के ऊपर है तो एक स्टेट के ऊपर है ना पूरा, तो इस कारण से ये आईसीजे में गया। अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट गया होता तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे जाता, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जाता है। 15 जजेस होते हैं जो कि 9 सालों के लिए 9 ईयर टर्म्स होता है उनका, ठीक है ना, 15 जजेस होते हैं। एंड याद रखिएगा जो जजेस होते हैं बेसिकली दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये भी आप याद रखिएगा। एंड ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 15 जजेस जो होते हैं वो अलग अलग रीजन्स के रहते हैं, 3 अफ्रीका के, 2 लैटिन अमेरिका कैरिबियन के, 3 एशिया के, 5 वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स के, 2 ईस्टर्न यूरोप के। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे हेवलेट फाउंडेशन एफसीआरए की वॉच लिस्ट में आया है ना। एफसीआरए आपको पता है, मैंने कल भी आपको न्यूज़ में बताया था, है ना। और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं इसको, 2010 में इसको अमेंड किया गया था। 1976 का ओरिजिनल एक्ट था, फिर 2010 में इसको दोबारा लाया गया था। और बेसिकली वही है कि अभी रिसेंटली 2020 में इसको और स्ट्रिंजेंट भी बनाया गया है। मैंने आपको बताया था कि एसबीआई का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको दिल्ली ब्रांच में, वो भी हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन तो होता ही होता है ना। आधार कार्ड से लिंकेज करानी पड़ेगी, सारी चीज़ें उन्होंने मैंने आपको बताई थी। देन यहाँ पर आपको बता दूँ तेरी के बारे में, TERI जो कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और टेरी एक क्या है, नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि कंडक्ट करता है रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में काम करता है। 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। तब इसका नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा तब इसका नाम क्या था, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका नाम जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है 2003 में पड़ा है। तो ये नाम जो इसको नया वाला है ना, ये 2003 में मिला है, इसके पहले टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता था ये। इसका फोकस रहता है ऑन फॉर्मुलेटिंग लोकल एंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजीज फॉर शेपिंग ग्लोबल सोल्यूशंस टू क्रिटिकल इशूज़। जो क्रिटिकल इशूज़ हैं उनके ग्लोबल सोल्यूशंस निकालना, कुछ R&D करके, कुछ बेसिकली लोकल नेशनल स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके, है ना। जैसे ऑयल जैपर, आपने ऑयल जैपर का नाम सुना होगा, बायो रेमिडिएशन का एक टूल है ऑयल जैपर। जैसे पानी में अगर ऑयल गिर जाए, ऑयल स्पिल हो जाए, तो ऑयल को क्लियर करने के लिए टेक्नोलॉजी है, वो बायो ऑयल जैपर कहलाती है। वो टेरी नहीं बनाई है, ठीक है, वो टेरी नहीं बनाई है। ये आप याद रख सकते हैं। इसका लोकेशन जो है वो दिल्ली में, ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में है। मनरेगा के कुछ इश्यूज़ थे जो कि लाए गए थे। मनरेगा के इश्यूज़ में जैसे फेक जॉब कार्ड, है ना, करप्शन बहुत ज़्यादा है, जॉब कार्ड्स फेक बन रहे हैं। इसके अलावा लेट अपलोडिंग ऑफ मस्टर रोल्स जो है वो लेट अपलोड हो रहे हैं। इसके अलावा ह्यूज पेंडिंग पेमेंट्स फॉर वेजेस, जो पेमेंट है वो अभी तक हुई नहीं है। इसके अलावा आपको पता भी है इस बार बजट कट भी किया गया है ना। तो ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे हैं, है ना। अब थोड़ा फाइनली कह सकते हैं कि मनरेगा का एक तरह से डिमाइस जो है वो चालू हो चुका है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज ओवर। आगे मूव करते हैं। द क्यूरियस केस ऑफ सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सपोज करो कोई आपसे कोई दस्तावेज मंगा रही है, कोई डॉक्यूमेंट मंगा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद आपको बोलती है कि आप वो डॉक्यूमेंट सील्ड कवर में लाएंगे, ठीक है ना। वो आप डॉक्यूमेंट कैसे लाएंगे, सील्ड कवर में लाएंगे। इसको बोलते हैं सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो ये लिखा है, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ प्रैक्टिस यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड sometimes by lower courts of asking for accepting information from government agencies in sealed envelopes that can only be accessed by the judges। तो कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन या कई बार जो बहुत सीक्रेट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, या कहना चाहिए जो ज़रूरी जानकारी होती है, वो कई बार कोर्ट्स बोलते हैं कि हमको सील्ड कवर में लो, सील्ड एनवेलप्स में दो, ताकि उनके अलावा कोई इसको एसेस ना कर सके। सो दैट इज व्हाट द सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस इज, ठीक है ना। अब सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या कोई रूल है, तो हाँ बिल्कुल, देयर इज अ प्रॉपर रूल फॉर दैट। ये रूल है देखो यहाँ पे लिखा है, रूल 7 ऑफ द ऑर्डर 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का 123 सेक्शन जो है, सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, ठीक है ना। तो रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स और सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये दोनों आपको याद रखते हैं। यहीं से बेसिकली ये
अपनी पावर डिराइव करता है इन ऑर्डर टू गो फॉर सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब हुआ कि न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज रिसेंटली जो एन वी रावणा जी है उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए थे रिगार्डिंग द मीडिया वन, मलयालम न्यूज़ चैनल है, याद रखिएगा, मीडिया वन, जिसके ऊपर बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटाते हुए इनसे कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए थे, ठीक है ना। अब ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट क्या करके ले आई, सील्ड कवर में ले आई, तो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसके पहले जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने भी मना किया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई आप इतने ट्रांसपेरेंसी के टाइम में आप इतनी ओपेकनेस कैसे रख सकते हो। तो जजेस का ये कहना है कि ये तो पूरा ट्रांसपेरेंसी का टाइम है, ऐसे में ओपेकनेस आप क्यों रख रहे हो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। इसके पहले बहुत बार ऐसे केस है जिस पे ये किया गया है, जैसे राम जन्मभूमि का केस ले लो आप लोग, वहाँ पे किया गया था। इसके अलावा जो राफेल डील थी वहाँ पे ये किया गया था। भीमा कोरेगांव के केस में जो एक्टिविस्ट अरेस्टेड थे उनके केस में भी ये किया गया था, है ना, ये सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी ये कहना, जो इसके क्रिटिक है उनका ये कहना है कि ये ट्रांसपेरेंसी का टाइम है, ये इसका टाइम नहीं है। और आजकल तो इन कैमरा हियरिंग होने लगी है, सामने हियरिंग होने लगी है, और आप अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी के पास तो वो जानकारी नहीं जा रही है ना, तो एक फेयर ट्रायल नहीं होता है। ऐसे में ये भी है कि फेयर ट्रायल नहीं होता है, जब सामने वाले को इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता तो फेयर ट्रायल कैसे होगा। तो इसके कुछ जो क्रिटिक्स है वो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के ये कहते हैं, ठीक है ना। इन टाइम्स ऑफ वॉर द युआन एज अ रेफरेंस करेंसी फॉर इंटरिम ऑयल ट्रेड। अब ऐसा हुआ क्या कि इंडिया और रशिया के बीच में एक डील हो रही है अभी, जिसमें इंडिया ऑयल खरीदेगा रशिया से, लेकिन जो पेमेंट करेगा वो किस में करेगा, युआन में करेगा, चाइनीज करेंसी में करेगा, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो डॉलर है वो आज भी ट्रेड की सबसे बड़ी करेंसी है। इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे बड़ी करेंसी कौन है, मोस्ट एक्सेप्टेबल, डॉलर। लगभग 90% ग्लोबल ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है। 3 से 4% का ट्रेड जो है वो युआन में होता है। इसलिए युआन एक्सेप्ट करने के लिए रशिया तैयार है, जो कि वो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से कट चुका है, स्विफ्ट बैंकिंग का, ये सब बहुत सारे बैंक उसके हट गए हैं, और डॉलर में वो ट्रेड नहीं कर सकता अभी। तो इसलिए वो ट्रेड किस में करेगा, जो सेकंड मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी है, जो कि चाइनीज़ है, युआन है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। क्लीन एनर्जी मस्ट यूज़ द बैटरी ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। तो यहाँ पे बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर ये ऑथर ने लिखा है। देखो सर्कुलर इकोनॉमी होता क्या है, जैसे आपने कुछ यूज़ किया उसके बाद उसको रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, और दोबारा से वेस्ट टू दोबारा से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें या यूज़ करें, इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब पहले वो यूज़ किया आपने, फिर उसको रिसाइकल रीयूज़ ये करके जैसे आप यूज़ करते हैं उसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, बार बार उसको यूज़ करते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे 5-6 तरीके बताए कि किस तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सकता है। उसमें पहला तरीका है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उनको दोबारा से रीवाइटलाइज किया जाए, उसको दोबारा से बनाया जाए थोड़ा। कई वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी लोग लैंडफिल्स में डाल दे रहे हैं। मतलब लैंडफिल्स बहुत सस्ता तरीका है। तो जैसे कैडमियम है, कैडमियम को लैंड में डाल दिया, तो इससे होता क्या है कि फिर सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन होने लगता है। तो ऑथर ने कहा कि पहले बात तो अगर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी है उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइटलाइज करो, और देखो कि बेसिकली उसमें क्या किया जा सकता है, क्या सही किया, सुधार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग ये उन्होंने बोली है। दूसरी जो ऑथर ने बोली है, सॉरी हाँ, पहली तो रिवाइटलाइज करने का था, दूसरा ये लैंडफिल वाला था, है ना, लैंड फिलिंग। और ये वाला कि अभी भी जो पॉलिसी है उसमें डंपिंग, लैंड फिलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। तो लैंड फिलिंग तो चीपेस्ट है लेकिन वो सही नहीं है ना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसको मैनेज करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसको मैनेज करने के लिए कुछ नए मेथड्स और आपको कुछ सही तरीके से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। हाँ, पहले पॉइंट में एक चीज़ एक्स्ट्रा याद रख लेना, उसमें एक्चुअली ये था पॉलिसी को रिवाइज क्यों करना है, क्योंकि देखो उसमें क्या है, एक्सटेंडेड ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन चूंकि बहुत सारे कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं तो कौन से प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्लियर नहीं हो पाता, और कई बार यही लड़ाई चलती रहती है कि भाई मेरी नहीं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कारण से क्लियर कट होना चाहिए पॉलिसी में कि किस मैन्युफैक्चरर की और किस प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, ताकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। तीसरा जो ऑथर ने बोला है वो है रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना चाहिए R&D में, ठीक है। तो R&D की बात ऑथर भी कहते हैं कि R&D में आप इन्वेस्ट करो, देखो कि क्या क्या नए मेथड्स है, किस तरीके से आप कर सकते हो, है ना, किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और
किस तरीके से आप मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, ऑटोमेशन किस तरीके से कर सकते हो, इन सब का R&D करने की ज़रूरत है। चौथा उन्होंने बोला कि भैया फाइनेंस और क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, है ना, कुछ इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स लाइए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंस किस तरीके से लाया जा सकता है, एंड सबसे बड़ा रोड ब्लॉक फाइनेंस ही है, तो उसको किस तरीके से आप ला सकते हैं रिसाइकलिंग इन्वायरमेंट पे, है ना, फाइनेंस के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बोली है, ताकि लोअर इंटरेस्ट रेट में मिल सके और आप जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए, आपको मिल सके। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि देयर नीड्स टू बी एन इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड क्वालिटी। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड क्वालिटी भी आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। देखो क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा चलेगा, है ना, वो आइटम उतना ज़्यादा चलेगा और उतना बेटर वो रीयूज़ रिसाइकल हो सकता है। और इसमें बेसिकली कहना चाहिए जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो तो उसको सिस्टम्स मतलब कि अलग अलग पार्ट डिज़ाइन किए जाए, ताकि मान लो कोई एक पार्ट ख़राब भी होता है तो पूरा मशीन चेंज करने के बजाय आप उस पर्टिकुलर पार्ट को चेंज कर सको, यूज़ कर सको, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जैसे टॉक्सिक मेटल्स है, जैसे कैडमियम है या लेड है, इनको आप मतलब रिमूव करो, इनकी जगह इनके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढो और किस तरीके से इनको रिमूव किया जा सकता है वो देख करके आप बताओ, ठीक है ना। तो ये भी ऑथर ने यहाँ पे बताया। 6th पॉइंट ऑथर ने यहाँ पे लास्ट बताया, बेसिकली लास्ट पॉइंट था, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड कंपोनेंट्स इन देयर टेंडर्स। टेंडर जब होते हैं, जब माल खरीदा जाता है टेंडर के माध्यम से, तो स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक होना चाहिए। क्वालिटी चेक बहुत ज़रूरी है कि किस क्वालिटी का सामान खरीदा जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा मतलब बहुत ही बेकार क्वालिटी का, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बहुत जल्दी वेस्ट बनते भी हैं और बहुत जल्दी वो मतलब गंदगी भी फैलाते हैं। तो ये एक चीज़ देखने योग्य है। इसके अलावा दूसरा जो एडिटोरियल है वो है ट्रीटिंग वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम एज ट्राइफल्स। इस आर्टिकल में ऑथर ने एक्चुअली जो कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस, उसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कहा है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो कोर्ट है, कोर्ट इज़ नॉट सेटिंग द राइट प्रेसिडेंट एंड ऑल, इसकी ये उनको कहना है। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कोर्ट का जो डिसीजन था वो 3 उस पर बेस्ड था। पहला उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये कहा कि वियरिंग हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल टू द प्रैक्टिस, है ना, इसलिए उनका राइट नहीं है। सेकंड उन्होंने कहा कि देयर इज नो सब्सटेंटिव राइट टू फ्री एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी दैट कैन बी क्लेम्ड विद इन द स्कूल्स एंड क्लासरूम्स। तो क्लासरूम के अंदर ऐसी कोई प्राइवेसी या आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं ले सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं ले सकते हो, है ना, स्कूल और क्लासरूम के अंतर्गत अंदर अंदर। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसमें उन्होंने कहीं ऐसे पर्टिकुलर किसी रिलीजन पे नहीं फोकस किया है ना, कि हिजाब नहीं पहना। उन्होंने कहा कि भैया कोई भी रिलीजियस आप ऐसे शोकेस करने के लिए नहीं कर सकते हो क्लासरूम के अंदर, आपको यूनिफॉर्म कोड फॉलो करना है। इसलिए कोर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकती ऑफ टेकिंग द राइट्स एंड ऑल। तो ये उन्होंने कहा है। अब ऑथर का ये कहना है कि जो ये जो चीज़ है कि दिस स्ट्राइफल्स द बेसिक फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट इट्स ओन रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आर्टिकल 25 जो है उसका वायोलेशन है। कुल मिलाकर के ऑथर का यही कहना है कि इट इज़ अ वायोलेशन ऑफ दैट राइट, एंड इस तरीके की चीज़ उन्होंने बताई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ एक्सेप्शंस भी, जैसे केंद्रीय विद्यालय ने एक्सेप्शन दिया था, है ना, इट अलाउज फॉर हिजाब विद इन द कंटूर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म्स, है ना, यूनिफॉर्म्स के अंदर कुछ कंटूर्स में उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। तो एकोमोडेशन हो सकता है पॉसिबल, ऐसा सजेशन ऑथर ने दिया है कि इट कैन बी अकोमोडेटेड। आप देख लीजिए, अगर अकोमोडेट कर सके तो अच्छी बात है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।